नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जनगणना की अधिसूचना पर जयराम रमेश ने कसा तंज, जाति के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव वाली गलती, बीजेपी का सर्वे देखकर हरकत में आए उद्धव, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। आगे आपको बताएंगे कि तड़पा कर खत्म कर रहे मनरेगा, खड़गे ने केंद्र से पूछे 5 सवाल। आगे जिक्र होगा कि लगातार सामने आ रहे तकनीकी खराबी के मामले, लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, 250 हज यात्रियों की जान बची। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि नीट रिजल्ट में फिर घपला, 665 नंबर वाला लड़का स्टेट टॉपर, 680 मार्क्स लाने वाली लड़की लिस्ट से बाहर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जनगणना की अधिसूचना पर जयराम रमेश ने कसा तंज, जाति के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि जनगणना को लेकर जारी अधिसूचना खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी है और इसमें जातिगत जनगणना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 16वीं जनगणना में तेलंगाना मॉडल अपनाते हुए केवल जातियों की गिनती ही नहीं, बल्कि जातिवार, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जुटाई जानी चाहिए। सरकार ने सोमवार को वर्ष 2027 में जातिगत गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की। पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से तथा देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से की जाएगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि लंबे इंतजार के बाद बहु प्रचारित 16वीं जनगणना की अधिसूचना आखिरकार जारी हो गई है, लेकिन ये एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी है, क्योंकि इसमें 30 अप्रैल 2025 को पहले से घोषित बातों को ही दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि कांग्रेस की लगातार मांग और दबाव के चलते ही प्रधानमंत्री को जातिगत जनगणना के साथ जनगणना कराने के मसले पर झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसी मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं को अर्बन नक्सल तक कह दिया था। संसद हो या उच्चतम न्यायालय, मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना के साथ जनगणना कराने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया था और अब से ठीक 47 दिन पहले सरकार ने खुद इसकी घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव वाली गलती, बीजेपी का सर्वे देखकर हरकत में आए उद्धव, बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है, लेकिन इस बार शिवसेना की तैयारी कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। वजह है बीजेपी के अंदरूनी सर्वे की खबर, जिसने उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव जैसी गलती दोबारा न दोहराने के लिए तुरंत हरकत में ला दिया है। नतीजा, उद्धव ने बिना वक्त गवाए मुंबई के सभी शाखा प्रमुखों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और साफ कह दिया कि इस बार एक भी चूक नहीं चलेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में ठाकरे गुट को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, बूथ प्रबंधन की कमजोर कड़ी और लोकल नेटवर्किंग की ढील के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और अब जब भाजपा के ताज़ा फीडबैक सर्वे में दावा किया गया है कि मुंबई में सत्तारूढ़ गठबंधन को बढ़त मिल रही है, तो ठाकरे गुट में अंदरूनी बेचैनी बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तड़पा कर खत्म कर रहे मनरेगा, खड़गे ने केंद्र से पूछे 5 सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने की मांग की है। वहीं खड़गे ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों की जीवन रेखा मनरेगा को तड़पा कर खत्म कर रही है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों का जीवन रेखा मनरेगा को तड़पा कर खत्म करने की कवायद में जुटी है। उसने अब 6 महीने के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60% तय कर दी है। मनरेगा जो संविधान के तहत राइट टू वर्क का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करती है, उसमें कटौती करना संविधान के खिलाफ अपराध है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 तीखे सवाल भी दागे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग इस तरफ। लगातार सामने आ रहे तकनीकी खराबी के मामले, लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, 250 हज यात्रियों की जान बची। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर एक बड़ी विमान दुर्घटना होते होते बची। सऊदी एयरलाइंस के विमान SV891 में तकनीकी खराबी के कारण 298 हज यात्रियों की जान बाल बची। विमान के टायर में हवा का दबाव अचानक कम होने से पायलट को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट की समझदारी से विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान की जांच में तकनीकी खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद इंजीनियरों ने टायर में हवा भरकर विमान को उड़ान के लिए तैयार किया और उसके बाद 256 यात्रियों को लखनऊ से जद्दा रवाना किया गया।
इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि विमान सुरक्षा और रखरखाव की प्रक्रियाओं की निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एयरलाइंस और हवाई अड्डा प्राधिकरण को तकनीकी खामियों की पहचान और उनका समाधान समय रहते करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से यह भी संदेश मिलता है कि पायलटों और एयरपोर्ट स्टाफों की तत्परता और पेशेवर कौशल से बड़े हादसे को टाला जा सकता है। यात्रियों को भी उड़ान से पहले विमान की सुरक्षा जांच और एयरलाइंस की विश्वसनीयता पर ध्यान देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट रिजल्ट में फिर घपला, 665 नंबर वाला लड़का स्टेट टॉपर और 680 मार्क्स लाने वाली लड़की लिस्ट से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कोयम्बटूर की एक छात्रा एन अभिष्या ने नीट एग्ज़ाम 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। उसने 720 में से 680 अंक और ऑल इंडिया रैंक 40 हासिल की। लेकिन एक अजीब बात यह है कि उसका नाम एनटीए की आधिकारिक रैंक लिस्ट में ही नहीं था। बता दें कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट सहित देश में सभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है, जिस पर कई मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने एनटीए से जवाब मांगा है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार एनटीए के नीट 2025 नतीजों में तमिलनाडु के 6 छात्रों ने पूरे देश की टॉप 100 लिस्ट में जगह बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया गांधी की हालत स्थिर, डॉक्टरों की टीम रख रही स्वास्थ्य पर कड़ी नज़र, अस्पताल ने दी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत अब स्थिर है और उन्हें रविवार देर रात पेट की समस्या के कारण दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल के बयान के अनुसार 78 वर्षीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को वर्तमान में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में निगरानी में रखा गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जियो का नेटवर्क डाउन, केरल में कॉल और इंटरनेट सेवाओं में आई रुकावट, कंपनी ने कहा सब अब ठीक। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहकों को सोमवार को नेटवर्क कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत के राज्य केरल में लोग कुछ समय के लिए इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाए, उनकी कॉल्स ड्रॉप हो रही थी। हमारी सहयोगी वेबसाइट ने भी ये समस्या रिपोर्ट की और इस तरह की दिक्कतों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने बताया कि दोपहर 2 बजे लगभग 11,000 कंप्लेंट रिपोर्ट की गई। डाउन डिटेक्टर के अनुसार ज़्यादातर यूज़र्स फाइबर और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने से जूझ रहे थे और आसान भाषा में समझाएं तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ ही मोबाइल इंटरनेट में दिक्कत आ रही थी। डाउन डिटेक्टर पर 56% लोगों ने मोबाइल इंटरनेट में समस्या की जानकारी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनगणना की अधिसूचना जारी, 35 लाख प्लस कर्मी डिजिटली काम करेंगे, 16 भाषाओं में मोबाइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी और इसके लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर समकालिक क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारियों की समीक्षा की थी और उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इजरायली हमले के बीच तेहरान छोड़कर भाग गए लोग, बॉर्डर की ओर भीषण जाम, ईरान सरकार ने खोले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान से निकलने वाली सड़कें कारों से भरी हैं, रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है और जिसे देखो उसे शहर से निकल जाने की जल्दी है। ग्रामीण ईरान की ओर जा रही सड़कों पर कारें फर्राटा भर रही हैं। दरअसल तेहरान पर इजरायली बमबारी, मिसाइलों से हमला, लगातार हो रही मौतों और जख्मी लोगों की कराह ने शहर का माहौल डरावना बना दिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बदहवासी का आलम है। लगातार मिसाइलों के हमले और बमबाजी से जनता खौफ में है। अब आम तेहरानी शहरी इस शहर को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता है और इजरायल लगातार तेहरान पर हमला कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तनाव के बीच भारतीय नागरिकों की वापसी की बढ़ी उम्मीदें, ईरान ने भारत को दिया मदद का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों और छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए ईरान से मदद मांगी थी और इसके बाद सोमवार को ईरान ने भी सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि भले ही हवाई क्षेत्र बंद हैं लेकिन सभी ज़मीनी सीमाएं खुली हैं जिससे भारतीय नागरिक सुरक्षित निकल सकते हैं। मामले में ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत के राजनयिक मिशन को सहायता देने की बात पर जोर दिया और साथ ही कहा कि भारतीय नागरिकों और राजनयिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए ईरान ने बयान जारी कर भारत से निकासी करने वालों के नाम
पासपोर्ट नंबर, वाहन की जानकारी और यात्रा का समय और सीमा बिंदु जैसे जानकारी साझा करने को कहा है। आपको एक लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईरानी मिसाइल हमलों से इजराइल के कई शहरों में कोहराम, 10 लोगों की मौत, 200 से ज़्यादा घायल, चारों तरफ तबाही का मंजर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने रात भर हुए ईरानी मिसाइल हमलों में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। इन हमलों में इजराइल के कई शहरों में से कम 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं। इनके अलावा 7 लोगों के लापता होने की खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर्जोग ने इसे बहुत दुखद और मुश्किल सुबह बताया है। और यहीं इसहाक हर्जोग ने लिखा कि बैट याम, तमरा और अन्य इलाकों में नागरिक आबादी पर ईरानी हमलों में शनिवार रात हमारी बहनों और भाइयों की हत्या कर दी गई। कई लोग घायल हुए। मैं पीड़ित परिवारों के साथ इस शोक में शामिल हूँ और मैं इस भयानक नुकसान का शोक मनाता हूँ। मैं घायलों के ठीक होने और लापता लोगों के खोजने के लिए प्रार्थना करता हूं। हम एक साथ सुख मनाएंगे, हम एक साथ जीतेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश डीलर के हाथों में, बिहार से कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर करारा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुपौल में कांग्रेस की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा के तहत एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम शामिल हुए। सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। अपने तीखे बयान में उन्होंने कहा कि देश अब लीडर के हाथों में नहीं है, बल्कि डीलर के हाथों में है, जो देश की संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि समाज को समानता की ओर ले जाना ही इस सत्र का मूल उद्देश्य है। उन्होंने देश की मौजूदा हालत को लेकर कहा कि आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कुंभ में जाते हैं तो भगदड़, ट्रेनों में बैठते हैं तो एक्सीडेंट, सड़क पर चलते हैं तो हादसा और प्लेन में सफ़र करते हैं जान गंवानी पड़ती है, फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कन्हैया कुमार ने निजीकरण पर हमला करते हुए कहा कि आज ट्रेनें बिक रही हैं, प्लेन बिक रहे हैं, देश की संपत्ति औने पौने दाम पर कुछ खास दोस्तों को बेची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में चुनावों की चर्चा गलत दिशा में जा रही है। हर कोई पूछ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारे लिए स्कूल बनेगा, क्या अस्पताल बनेगा, क्या सड़क बनेगी। अगर ये नहीं होगा तो कौन मुख्यमंत्री बनाए या प्रधानमंत्री बनाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गाजा हो रहा तबाह, हम मना रहे खुशी। यूएनजीए के प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया वोट तो बोली कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहूदी देश इजराइल और गाजा के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है। वहीं इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र भी कोशिश में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने गाजा और इजराइल के बीच स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। यूएनजीए के इस प्रस्ताव पर दुनिया के 149 देशों ने समर्थन में वोट किया, जबकि भारत उन 19 देशों में एक है जिसने प्रस्ताव के लिए वोटिंग से दूरी बनाई। हालांकि गाजा को लेकर भारत सरकार के इस रुख के लिए भारत की मूल विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा, के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई और इस कदम को देश की नैतिक कूटनीति और शांति और अन्याय के समर्थन करने की नीति के लिए खतरा करार दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए में शाहमात का खेल तेज, नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ चला है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए दबाव बना रहे हैं, जहाँ उनकी पार्टी 2020 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी। इनमें ब्रह्मपुर, दिनारा, हरनौत, जगदीशपुर, कस्बा, ओबरा, रघुनाथपुर और रुपौली शामिल है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता इन सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जिससे गठबंधन में अब शाहमात का खेल शुरू हो गया है। चिराग पासवान की एलजेपी-आरबी ने 2020 में एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट जीती, जो बाद में विधायक के पार्टी छोड़ने से खाली हो गई। 9 सीटों पर उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, जिसके आधार पर चिराग अब इन सीटों को अपने खाते में चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच 243 में से करीब 100 सीटों पर अघोषित सहमति बन चुकी है, जबकि बची 43 सीटें एलजेपी-आरबी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बटेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बड़ा खुलासा, मुझे सब पता है,
राज ठाकरे और सीएम फडणवीस के बीच। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी और अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे आपको बता दें कि राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा और जोर पकड़ रही है कि क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आएंगे। इसी बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की हुई गुप्त बैठक से कयास लगाए जा रहे हैं कि मनसे शिवसेना यूबीटी युति में दरार आ सकती है। और मुझे सब मालूम है, संजय राउत का ये बड़ा दावा सामने आया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक टोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें राज फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी पूरी जानकारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, यूएन में गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहने के बाद उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को गाजा में संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति खस्ताहाल है। विपक्षी दल ने सरकार से ये भी पूछा कि क्या भारत ने युद्ध, नरसंहार और इंसाफ के लिए अपने सैद्धांतिक रूप को त्याग दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ये साफ हो रहा है कि हमारी विदेश नीति खस्ताहाल है। शायद प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने विदेश मंत्री की बार बार की गई गलतियों पर विचार करना चाहिए और कुछ जवाबदेही तय करनी चाहिए। गाजा में युद्ध विराम के लिए यूएनजीए प्रस्ताव के लिए 149 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत उन 19 देशों में था जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया और हम इस कदम से अलग थलग पड़ गए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गौतम अडानी की दुधारू गाय मुश्किल में, ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया जबरदस्त हमला। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई गहराती जा रही है। शनिवार को ईरान ने इजराइल के तटीय शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाइफा इजराइल का एक बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी का अच्छा खासा निवेश है। साथ ही यहाँ पर हाइफा इजराइल एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ तेल रिफाइनरी और अन्य कई रासायनिक कारखाने भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। इजराइल ईरान तनाव के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भारत सरकार से पूछे सवाल, गाजा का किया जिक्र। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत की दूरी पर संभल सांसद व सपा नेता जियाउर रहमान वर्क ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर भारत सरकार से कई सवाल किए। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यूएन में 12 जून को गाजा युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग हुई, जहां पूरी दुनिया इंसानियत के साथ खड़ी रही। वहीं भारत ने वोटिंग से ही दूरी बना ली। गाजा में 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे हैं और पूरा शहर लगभग खंडहर में बदल गया है। इसी के साथ सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने आगे लिखा कि पूरी दुनिया के मानवाधिकार पर काम करने वाले लोग गाजा की मदद के लिए दुनिया भर में विरोध कर रहे हैं और भारत वोटिंग से गायब है। क्या ये वही भारत है जो कभी गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलकर दुनिया के सामने न्याय और मानवता की आवाज़ बना था। संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि आज हमारी चुप्पी उस सिद्धांत को तोड़ रही है जिसके लिए भारत कभी जाना जाता था। सवाल है कि क्या अब भारत की विदेश नीति सिर्फ रिश्तों की मजबूरी बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को वैश्विक नेतृत्व चाहिए तो उसे अन्याय के खिलाफ बोलना होगा, वो भी जोर से नहीं, ज़मीर साथी। और यहाँ पर आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय को जवाब देना चाहिए कि भारत वोटिंग से गायब क्यों था। उधर गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत की दूरी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत सरकार की दूरी बनाना नैतिक रूप से कायरतापूर्ण कृत्य है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब बिहारी कहकर कोई गाली ना दे, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। अब बिहार में होगा जनता का राज, नेताओं का नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी के पुपरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी जनसुराज यात्रा के उद्देश्यों को दोहराया बल्कि बिहार की बदहाली को समाप्त करने का संकल्प भी दिलवाया। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से भावनात्मक अपील की है कि वो अब किसी नेता या पार्टी के लिए नारे ना लगाएं बल्कि अपने पूर्वजों और मातृभूमि के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही नारा बुलंद करें, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
कांग्रेस ने आक्रोश मार्च निकाल उड्डयन मंत्री से मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर मिश्रित भवन से रणधीर प्रसाद वर्मा चौक तक निकाला आक्रोश मार्च और गांधी सेवा सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शोक सभा कर मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। आक्रोश मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में निकले आक्रोश मार्च में उड्डयन मंत्री से इस्तीफे की मांग की गई। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने अहमदाबाद में विमान हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए।